Today we are going to start with chapter number 8, which is friction. So probably आपने फिजिक्स वगैरह में फ्रिक्शन के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. हम स्टैटिक्स में इसी फ्रिक्शन वाले टॉपिक को ज़रा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं. नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ द सेम टेक्स्ट बुक जो इससे पहले हम फॉलो करते रहे हैं, विच इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर.सी. हिबलर स्टैटिक्स की जो बुक है, और 12th एडिशन जो है हम वही दोबारा फॉलो करेंगे. The topics which we would be covering in this chapter are shown to you here. That is, we are going to start first of all by defining the definition of friction, कि friction क्या होती है और क्या characteristics होती हैं friction की. फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे थ्योरी ऑफ ड्राई फ्रिक्शन की, जिसमें हम स्पेसिफिकली इन 3 कंडीशंस के हवाले से बात करेंगे कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन जो है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं. वंस द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी इम्पेंडिंग मोशन वाली कंडीशन हो, तो हम फ्रिक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड वंस द मोशन हैज स्टार्टेड, उस सूरत में फिर आप फ्रिक्शन जो है वो किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रॉब्लम में. तो ये हम ड्राई फ्रिक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे आज के लेक्चर में. देन वी विल मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक विच इज द टॉपिक शोन हेयर. ये वो टॉपिक है जिससे रेलिवेंट आपने तमाम न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन के हवाले से जो वो सॉल्व करने होंगे. काइंडली माइक्स म्यूट कर दें. शेयर कर रहे हैं जी, माइक जी सर. आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं, स्लाइड शेयर नहीं हो रही, ब्लैक स्क्रीन आ रही है बस. मैंने तो शुरू में कंफर्म किया था, बाकी लोगों ने कंफर्म किया था कि स्लाइड्स विजिबल हैं. बाकियों को विजिबल है स्लाइड्स? यस सर, विजिबल है. तो मोहित, में भी आपका इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप दोबारा उसको रिफ्रेश कर दें. बाकी तमाम लोगों को विजिबल है स्लाइड्स. ठीक है, ओके सर. चलें. सो देन वी विल मूव ऑन टू अवर मेजर टॉपिक, जिससे रेलिवेंट हमें तमाम के तमाम फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने हैं. सो दिस इज द मेन टॉपिक जिससे ये पूरा चैप्टर जो है उसके प्रॉब्लम्स बेस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं. ये 3 मेजर टाइप्स हैं फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स की, जो एक एक करके हम आज के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. पहली टाइप क्या है कि देयर इज नो अपेरेंट इम्पेंडिंग मोशन गिवन टू यू इन दैट प्रॉब्लम. सेकेंड कंडीशन क्या है कि इम्पेंडिंग मोशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है. एंड द थर्ड कंडीशन इज कि आपके पास जो रिजिड बॉडी है उसमें इम्पेंडिंग मोशन सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे. तो हम तफसील के साथ इन तीनों टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो है वो आज डिस्कस करेंगे, और मे भी हो सकता है 1 या 2 एग्जांपल्स भी जो है वो सॉल्व करें रेलेवेंट टू फ्रिक्शन. हमारा ये लास्ट टॉपिक है फॉर दिस कोर्स, एंड ये 2 वीक्स चलेगा. ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक, दोनों वीक्स हम इसी फ्रिक्शन और इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो देख रहे होंगे तफसील के साथ, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए फ्रिक्शन के हवाले से. ओके, एनी वन ऑफ यू हु कैन डिफाइन द वर्ड फ्रिक्शन. क्या होती है फ्रिक्शन? कोई एक स्टूडेंट जो डिफाइन कर सके. Sir, the friction is the force which opposes the motion of any object. Okay, and what about the direction of this frictional force? Sir, it will be opposite to the direction of the moving object. Okay, direction of the moving object. चलें, बड़ी हद तक ये डेफिनेशन आपकी सही है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास ये एक स्टेशनरी सरफेस है और आपके पास ये एक अदद ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है. यू अप्लाइड सम फोर्स P on this block. As a result of the application of this force, in what direction the block is going to move? Towards the right. Sir, if you could repeat, sir, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में. मैं कहना चाहता हूँ कि let us consider that we have a simple block being placed on a horizontal surface and you applied some force P on that block towards the right. Due to application of this force P, the block starts moving towards the right. Now, in this case, what should be the direction of frictional force? Sir, left side. Left side. It will be opposite direction of the block. Okay, so it would be opposite to the direction of block. तो यही मैं आपको definition समझाना चाह रहा हूँ कि ये definition आपकी इस particular block के लिए तो valid है. Now let us consider a second case in which we have one block which is being placed over another block. Say this is block A and this is block B.
both the blocks are moving towards the right with some velocities, ठीक है, with velocity VA, velocity VB. In this case, if I ask you to determine the frictional force between these two blocks, how you are going to determine the direction of that frictional force in this case? जी, any idea? सर वो दोनों आपस में मोशन में तो नहीं है? मैं यही सपोज करूं कि दोनों मोशन कर रहे हैं. ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी VA, ब्लॉक बी इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी VB. इन दैट केस आपके पास जो दोनों का दरमियान वाला सरफेस है उस पर किस किस्म की फ्रिक्शन फोर्स आनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए? सर वेलोसिटीज पे डिपेंड करेगा. अगर VA की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये अपोजिट टू VA होगा. तो बेसिकली आप इन दोनों सरफेसेस के दरमियान रिलेटिव मोशन देख रहे हैं, इजंट इट? यस सर, रिलेटिव. यस ठीक है. तो जब भी हम फ्रिक्शन की बात करें, द फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन opposite to the relative motion between the two surfaces. यहाँ आप वो relative वाली term भूल गए थे because you are basically considering the case which I have shown on the top of this slide, जिसमें हम कहते हैं कि एक surface stationary है तो दूसरा block जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट आ जाएगी. ये आपकी डेफिनेशन ऑपोजिट टू मोशन वाली इस पर्टिकुलर केस के लिए तो ठीक है, लेकिन जनरली जब आप अभी स्टैटिक्स में तो नहीं लेकिन डायनेमिक्स पे जब जाएंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हो सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो, देन यू हैव टू लुक एट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. और ये टर्म अपनी फ्रिक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करते हुए यू नीड टू इंक्लूड दिस रिलेटिव टर्म एज वेल, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स would always act in a direction opposite to the relative motion between the two surfaces. ठीक है? Is this point clear to all of you? Yes, sir. चलें. So let us now Yes. move to that next slide, जिसमें हम कहते हैं कि फ्रिक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं. फ्रिक्शन जिस तरह अभी आपने कहा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स that resists the movement of two contacting surfaces that slides relative to one another. So friction is the force that resists the movement of two contacting surfaces and that slides relative to one another. This force always acts tangent to the surface at the points of contact and is directed so as to oppose the possible or existing motion between those two bodies. इसमें हम जो फ्रिक्शन की स्टडी करेंगे हम बेसिकली ड्राई फ्रिक्शन के हवाले से बात करेंगे. ड्राई फ्रिक्शन या इसको कुछ टेक्स्ट में कूलम फ्रिक्शन भी कहा जाता है. ये क्या होती है? इट एग्जिस्ट और इट अकर्स बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज once there is no lubricating fluid between those two surfaces. So हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे basically we will be talking about dry friction when there isn't going to be any lubricating fluid between those two rigid bodies जिसकी हम बात कर रहे होंगे. Okay, now coming to the theory of dry friction. The theory of dry friction can be explained more clearly by considering the effects caused by pulling horizontally on a block of uniform weight W, which is resting on a rough horizontal surface that is non-rigid or deformable. So, in order to understand this theory of dry friction, let us consider a block which is being placed on a rough horizontal surface as shown to you in the figure. Since the block is uniform, so the weight of this block would act at its center of gravity G, and this block is being acted upon by a horizontal force P as shown to you in the figure. Now, if we take a closer examination of the contacting surface between those two bodies, that is, one is the block and the other one is the rough horizontal surface. So if we take a closer look at these block and the surface interaction, as shown on the free body diagram of the block, the floor is going to exert uneven distribution of both the normal force delta n, यानी आपके पास ये जो फ्लोर है ये इस ब्लॉक के ऊपर जब आप फ्लोर को रिमूव करेंगे तो इट वुड एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेल्टा n. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि वो डिपेंड करेगा इरेगुलरिटीज क्या एग्जिस्ट करती हैं सरफेसेस के दरमियान, एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स डेल्टा Fn along the contacting surface. So आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गई
और साथ साथ आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गई विच इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ फॉर इक्विलिब्रियम what do we require? We require that this normal force must act upwards so that the weight is going to be balanced. यानी आपके पास इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि ये जो नॉर्मल फोर्स डेल्टा एन है ये वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे ताकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकें और वाई डायरेक्शन में कोई आपके पास अनबैलेंस फोर्स ना हो. इसी तरह फॉर इक्विलिब्रियम इट इज आल्सो नेसेसरी दैट this frictional force delta Fn must act opposite to the direction of this applied force P so that again x direction में भी कोई unbalanced force act ना करे. So एक दफा हम summarize करते हैं. For equilibrium these normal forces must act upward to balance the block's weight and the frictional forces must act to the left to prevent the applied force P from moving the block towards the right. In other words, since the block is in equilibrium, so there shouldn't be any unbalanced force acting on this block. So weight is being balanced by the normal reaction force and P is being balanced by the frictional force. यहाँ तक clear है था सबको ये point? Yes, sir. Okay, now if we take a closer look at this interaction between the two surfaces, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यूज का जो है वो कंसिडर करें. सो क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस बिटवीन द फ्लोर एंड द ब्लॉक रिवील्स हाउ दीज फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल फोर्सेस डेवलप, के किस तरह ये फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्सेस जो है वो डेवलप हो रही हैं. बेसिकली हो क्या रहा है, इट कैन बी सीन दैट many microscopic irregularities exist between these two surfaces. ये आप देख रहे हैं कि अगर आप जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे तो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हर कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर एक अदद रिएक्टिव फोर्स जो है वो एक्ट करेगी विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज डेल्टा R1, इसी तरह डेल्टा R2, डेल्टा R3 अप टिल डेल्टा Rn. सो हर कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास एक अदद रिएक्टिव फोर्स एक्ट करेगी विच इज दिस डेल्टा R एट ईच एंड एवरी कांटेक्ट पॉइंट. इस रिएक्टिव फोर्स को यू हैव रिजॉल्व्ड इट इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज बीइंग रिजॉल्व्ड परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेल्टा N1 कहते हैं. इसी तरह along these contacting surfaces this force is basically termed as the frictional force जिसको यहाँ डेल्टा F1 कहा जा रहा है. So डेल्टा N1, डेल्टा N2, डेल्टा N3 up till डेल्टा Nn, इसी तरह डेल्टा F1, F2, F3 up till डेल्टा Fn. So each reactive force contributes both towards the frictional component जो कि डेल्टा F से रिप्रेजेंट किया जा रहा है as well as the normal component जो कि डेल्टा N से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now once we are considering the equilibrium condition, जैसे अभी हमने शुरू में कहा था कि हम तीन तरह की कंडीशंस देख रहे होंगे. वन इज इक्विलिब्रियम में क्या होगा, द सेकंड वन इज कि वंस द मोशन इज इम्पेंडिंग उस सूरत में क्या सिनेरियो होगा, और तीसरा चीज क्या है कि वंस द मोशन हैज स्टार्टेड उस सूरत में आपके पास क्या सिनेरियो होना चाहिए. So the effect of the distributed normal and frictional loadings is indicated by their resultants N and F on the free body diagram. के ये जितनी भी आपके पास normal reaction forces के components आ रहे थे at different contact points, delta N1, N2, N3 up till delta Nn, they are being summed together in order to form the resultant N as shown to you in the right hand side of the figure, which is figure D. Similarly, all the frictional forces have been combined together in order to represent the resultant, which is being represented here as F in the figure D. So the effect of the distributed normal and frictional loading is indicated by the resultants N and F on the free body diagram as shown to you in figure D. We notice that Nx at a distance x towards the right of the line of action of W. हमने draw करते हुए किया क्या है कि जो center of gravity की line थी उससे n को हमने थोड़ा सा डिस्टेंस x के ऊपर जो है वो ड्रॉ किया है. Why it is necessary to draw this n at a distance x from the center of gravity in order to judge कि इस ब्लॉक में टिपिंग तो नहीं हो रही है. So this location which coincides with the centroid or geometric center of the normal force distribution is necessary in order to balance the tipping effect caused by P. Now what is this tipping effect? Can any one of you identify ये tipping effect क्या होता है?
मोमेंट, टर्निंग मोमेंट। किसी हद तक सही कह रहे हैं आप। देखें, आप सबसे पहले फिगर ए को कंसिडर करें। आप इसके ऊपर फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स के नतीजे में दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी टू स्लाइड ऑन दिस सरफेस, इजंट इट? यस सर। तो ये जो मोशन है इसको हम स्लिपिंग या स्लाइडिंग कहते हैं, कि आपने फोर्स लगाई और फोर्स के नतीजे में ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है, तो हम कहते हैं कि ये स्लिपिंग या स्लाइडिंग हो रही है। तो स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग आर बेसिकली द सेम थिंग। टिपिंग किसको कहते हैं? टिपिंग से क्या मुराद है कि आपने जब ये फोर्स पी अप्लाई की है तो इस फोर्स पी के अप्लाई करने के नतीजे में ये ब्लॉक जो है वो टिप ओवर कर जाए, यानी गिर जाए एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, बजाय स्लाइड करने के। सो आई होप कि दिस टिपिंग इफेक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। सो दिस टिपिंग इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी जिसकी हाइट ज्यादा है और आप उसके ऊपर फोर्स पी यहाँ अप्लाई करें, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि स्लाइड करने से पहले रिजिड बॉडी जो है वो टिप कर जाए। सो स्लाइडिंग एंड टिपिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्लाइडिंग से मुराद क्या है कि ये रिजिड बॉडी उस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना शुरू हो गई है, इसको हम स्लिपिंग भी कहते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट में। जबकि टिपिंग क्या होती है? टिपिंग से मुराद ये है कि जब आपने कोई फोर्स अप्लाई की है तो उस फोर्स को अप्लाई करने के नतीजे में ये पूरी की पूरी बॉडी गिर जाए, टिप कर जाए, तो इसको हम फिर टिपिंग इफेक्ट कहते हैं। आई होप कि स्लिपिंग एंड टिपिंग आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। चलिए, सो हम करते क्या है कि वंस वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, हम जितनी भी नॉर्मल फोर्सेस होती हैं इनको हम थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट करके बनाते हैं, ताकि आप जब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो आप ये x जितने ऑफसेट पे आपने ड्रॉ किया, ये x की वैल्यू भी जो है वो डिटरमिन कर लें। सो इफ यू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिटरमिन दिस वैल्यू ऑफ x, सपोज f comes out to be less than a by 2, यानी आपके पास ये टोटल विड्थ जो है वो a के बराबर थी, तो हाफ विड्थ a by 2 होगी। सो इफ x comes out to be less than or equal to a by 2, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो विद इन द लिमिट्स एक्ट कर रहा है और आपके पास ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा instead of tipping. However, if the value of x comes greater than a by 2, यानी आपने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की, x की वैल्यू फाइंड की और x की वैल्यू आपके पास a by 2 से बड़ी आ गई, इट मींस के स्लाइडिंग के बजाय ये ब्लॉक जो है वो टिप कर जाएगा। Are these two conditions clear to all of you? यस सर। ठीक है, तो जब जब आपने टिपिंग का इफेक्ट चेक करना हो, आप ये x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये विद इन द लिमिट्स आए, यानी विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट ब्लॉक आए, a by 2 के बराबर आए, तो इट मींस कि आपके पास ब्लॉक में स्लाइडिंग होगी रादर देन टिपिंग। हाउएवर, अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 by 2 आ जाती है, यानी इस ब्लॉक की टोटल विड्थ 4 मीटर्स थी और आपके पास x की वैल्यू 2.5 मीटर्स आ जाती है, विच इज ग्रेटर देन a by 2, सो इस सूरत में आप कहेंगे कि ये फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में द ब्लॉक इज गोइंग टू टिप ओवर रादर देन स्लाइडिंग। सो दैट्स व्हाई जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आप ये n को थोड़ा सा डिस्टेंस x के ऊपर जो है वो ड्रॉ करते हैं, ताकि x की वैल्यू से आपको टिपिंग इफेक्ट जो है वो वाज़ेह हो जाए। नाउ इन ऑर्डर ये हम फॉर मिडिल दिस, में क्यों नहीं लेते किसमें सर? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम मिडिल में क्यों नहीं लेते? देखें, हम नॉर्मल अभी जिस तरह आपने बताया, इससे पहले तक आपने जनरली फिजिक्स जब पढ़ी थी तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सपोज आपके पास ये एक चीज थी, ब्लॉक था और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो आप करते क्या थे? आप वेट को यहाँ शो करते थे और जनरली नॉर्मल रिएक्शन को आप सेंटर पे शो करते थे, इजंट इट? यस सर। ठीक है, यहाँ भी हम कंसिडर कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो टिपिंग के हवाले से। आप वहां क्यों सेंटर में लेते थे? बिकॉज यू वर कंसिडरिंग दैट रिजिड बॉडी टू बी एज अ पार्टिकल, इजंट इट? फिजिक्स में आपने जनरली तमाम चीजों को एज अ पार्टिकल लेके मॉडल किया था। पार्टिकल क्या होता है? जी, व्हाट इज अ पार्टिकल? पार्टिकल जर्रा होता पॉइंट मैस, इजंट इट? है। यस सर। ठीक है, तो जब वो पॉइंट मैस है तो तमाम चीजें हम उसके उस पॉइंट के ऊपर जो है वो मॉडल कर रहे होते हैं, और चूंकि वो पार्टिकल है, पार्टिकल में मोमेंट्स आ सकती हैं। नो सर।
टिपिंग हो सकती है? नो No, सर। तो इसलिए No, sir. लिहाजा आप जब वो ड्रॉ करते थे वो सेंटर में n की वैल्यू ड्रॉ करते थे ऑपोजिट टू w बिकॉज यू आर मॉडलिंग दैट थिंग एज अ पार्टिकल। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर चीज को एज अ रिजिड बॉडी के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। रिजिड बॉडी का अपना एक साइज है और इसमें टिपिंग वगैरह भी पॉसिबल है। दैट्स वाई हम ये n जो है वो एट अ डिस्टेंस x जो है वो बनाते हैं ताकि आपका जो टिपिंग इफेक्ट है उसको भी मॉनिटर किया जा सके। सो वी आर मॉडलिंग इट एज अ रिजिड बॉडी रादर देन एज अ पार्टिकल। दैट्स वाई हम n को जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं ड्रॉ कर रहे। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। yes sir. ठीक है, चलें। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस टिपिंग इफेक्ट हम करते क्या हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम इफ P इज अप्लाइड एट अ हाइट h, हम इस फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर D की। सो P अगर हाइट h पे अप्लाई हुआ है फ्रॉम द सरफेस, अगर हम मोमेंट्स लें इस पॉइंट O के अबाउट, सो n की वजह से O के अबाउट कोई मोमेंट आएगी? Yes, sir, आएगी। आर यू श्योर? n तो O पॉइंट से पास नहीं हो रहा, दिस इज पॉइंट O। सर नहीं आएगी, ठीक है, वो मैंने इसी सर तरह कॉर्नर। जी, इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स के हवाले से कोई मोमेंट आएगी अबाउट पॉइंट O? नो सर, नहीं आएगी। सो फ्रिक्शन और n तो जीरो मोमेंट बना रहे हैं एट पॉइंट O। इसका मतलब क्या है कि जो W की वजह से मोमेंट आ रही है वो होगी W टाइम्स x, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O। सर क्लॉकवाइज। आर यू और सर श्योर? काउंटर क्लॉकवाइज सर, पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज। P की वजह से जो मोमेंट आएगी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h के बराबर। P की वजह से क्लॉकवाइज आएगी काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। Clockwise, so wx minus ph should be equal to 0. In other words, अगर मैं आपसे x find करने के लिए कहूँ तो वो ph divided by w होगी। So based on this value of x which you have found from the equilibrium equation, आपके पास tipping या sliding जो है वो possible होगी। So if x is within the limit that is less than or equal to a by 2, then sliding is going to occur. However, अगर आपके पास x की वैल्यू a by 2 से बड़ी आएगी, then instead of sliding, tipping is going to occur. So I hope that this point is clear to all of you. सर एक क्वेश्चन था। जी पूछें। सर टिपिंग ओवर ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ होगी या फिर होल बॉडी है? क्योंकि सर नहीं, ओ से तो ये कंप्लीट बॉडी जो है वो टिप कर जाएगी। वो तो जस्ट हमने x फाइंड करने के लिए निकाला है, अदरवाइज ये पूरी बॉडी इस कॉर्नर के अबाउट जो है वो टिप कर जाएगी। यानी कि सर स्पेसिफिक पॉइंट आप बता रहे हैं सर, वो कॉर्नर, ठीक है फिर। ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन जब हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी कि आपके पास इक्विलिब्रियम के केस में समेशन f शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन m शुड बी इक्वल टू 0। और चूंकि सारी रिजिड बॉडी 2D में पड़ी हुई थी तो हमने समेशन fx समेशन fy और मोमेंट्स को सम किया, और मोमेंट्स की सम की मदद से हमने ये टिपिंग का इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा देखा है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेंडिंग मोशन? इम्पेंडिंग मोशन से क्या मुराद है? एनीवन वॉलंटियर? सर सरफेस के अंदर फोर्स करेंगे उसके बीच में तो कोई डिफॉर्मेशन हो जब any other volunteer जो impending motion को बता सके कि what is this condition of impending motion? फ्रिक्शनल मोशन और सर के सरफेस की डिफॉर्मेशन ड्यू टू अ फोर्स समथिंग लाइक दैट। चलें, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि ये राइट साइड पे मैंने जो एक रेड से फिगर बनाई है वो सबको विजिबल है, जिसमें एक फोर्स पी अप्लाई हो रही है किसी भी ब्लॉक पे। Yes sir. चलें, Yes, सो sir, लेट्स visible. सपोज के आप ये जो P का मैग्नीट्यूड है, आप आहिस्ता आहिस्ता इस P के मैग्नीट्यूड को 0 से इंक्रीज करना शुरू करते हैं। आप जब आहिस्ता आहिस्ता इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी P की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी? यस सर। उस फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या कहते हैं?
नॉर्मल फोर्स। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या कहते हैं? देखिए नॉर्मल फोर्स तो इस सर डायरेक्शन में सर आएगी। रजिस्ट कर रही है सर, उसके मोशन को फोर्स लग रही है। नहीं, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम जनरली क्या कहते हैं? जब ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा लेकिन फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं कहते? यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, so you are slowly increasing the magnitude of P, accordingly आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज कर रही है। ब्लॉक ने मोशन अभी तक नहीं शुरू किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दिस ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, इन अदर वर्ड्स the value of static friction force reaches its maximum or limiting value. That is the condition of impending motion. यानी impending motion हम किसको कहते हैं? When the static friction force attains some maximum value, जिसको हम limiting static friction force भी कहते हैं. Any further increase in the value of P would result in the motion of this block. So when this value is reached, the block is in unstable equilibrium, since any further increase in P will cause the block to move. So आपके पास impending motion की क्या condition है कि आपके पास जो friction force है that has reached to its maximum or limiting value. In other words, experimentally it has been determined that this limiting static friction force is directly proportional to the normal reaction. So Fs is directly proportional to the normal reaction N, and once you remove this sign of proportionality, आप क्या करते हैं? इसको रिमूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिजिक्स क्या कहती है, मैथ्स क्या कहता है? सर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। So once we have removed this sign of proportionality, we are going to include a constant which is mu s n, and this mu s is basically termed as the coefficient of static friction. आपके पास ये जो mu s है, it is basically termed as the coefficient of static friction. So आपके पास impending motion की क्या condition है? When this frictional force, static frictional force reaches its maximum value, that is equal to mu s n, then you have the condition of impending motion. यानी आपके पास P अगर जरा सा भी ज्यादा इंक्रीज होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो आपके पास जो है वो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। सो बेसिकली आपके पास ये कंडीशन इम्पेंडिंग मोशन की आ गई है। इम्पेंडिंग से क्या मुराद है? दैट द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। सो आई होप कि इम्पेंडिंग मोशन का कॉन्सेप्ट हर एक को समझ आ गया है। यस सर। ठीक है, ओके। सो ड्यूरिंग दिस इम्पेंडिंग मोशन, अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है विच इज दिस फोर्स N, आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है जिसको मैं Fs से डिनोट कर रहा हूँ, ये अप्लाइड फोर्स P है, दिस इज द वेट ऑफ दैट पार्टिकल। सो व्हेन द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, the normal reaction force N and the frictional force Fs combine to create a resultant Rs. So this resultant Rs जो है, it is basically the vector sum of normal reaction force N and the frictional force, static friction force limiting value Fs. So Rs is basically vector sum of these two vectors. अगर मैं आपसे कहूँ ये एंगल phi s डिटरमिन करें, सो phi s आप डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्राइंगल ये वाला कंसिडर करें विच इज दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये phi s है, ये n है, ये fs है। तो phi s क्या होगा? tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसा ही है। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है इस ट्राइंगल में? Fs, base is n, so you can determine this angle phi s to be equal to tan inverse Fs divided by n, but we know that Fs is mu s n, so n से cancel हो जाएगा, and basically this angle phi s can simply be determined by taking tan inverse of the coefficient of static friction. Now this angle phi s is basically termed as the angle of static friction. तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको कहीं कहा जाए कि you need to determine this angle of static friction, so it is going to be simply the tan inverse of the coefficient of static friction. Although इतना आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें आपसे स्पेसिफिकली कहा जा रहा हो कि you need to determine the angle of static friction, तो वो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। Is it clear to all of you?
जी सर। यस सर। चलिए ओके, सो अभी पहले हमने इक्विलिब्रियम की बात की, फिर हमने इम्पेंडिंग मोशन की बात की, टिपिकल वैल्यूज ऑफ म्यू एस। अच्छा, ये स्लाइड जस्ट आपको शो कर दी गई है। नॉर्मली आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें म्यू एस की वैल्यू आपको पता होगी। यहाँ कुछ टिपिकल वैल्यूज दी गई हैं कि मेटल ऑन आइस, वुड ऑन वुड, लेदर ऑन वुड, लेदर ऑन मेटल, एल्यूमिनियम ऑन मेटल, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। तो ये आपके म्यू की वैल्यू जो है वो इस तरह वेरी कर रही होती है, लेकिन ये आपको जस्ट स्लाइड शो की गई है फॉर इन्फो ओनली। आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको जो है वो नोन होगा। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन इज कि आप P की वैल्यू बढ़ाते चले गए until that impending motion condition has reached, you further increase the value of P। उससे क्या होगा कि the body is going to start motion, sliding start जो है वो हो जाएगी। So if the magnitude of P is further increased so that it becomes slightly greater than Fs, the frictional force at the contacting surface will drop to a smaller value Fk, and this particular value Fk is basically termed as the kinetic friction force। जिस तरह आपके पास ब्लॉक जब तक मोशन नहीं कर रहा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वंस द ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग then the friction force is basically termed as the kinetic friction force, and its value is basically smaller than the value of static friction force. The block will begin to slide with increasing speed. Experiments have again shown that this kinetic friction force Fk is directly proportional to the normal reaction force N. In other words, once again, once you remove this constant of once you remove this sign of proportionality, आप जो है वो constant एक ऐड करते हैं mu k. So here this mu k, that is the constant of proportionality, ये आपके पास क्या कहलाता है? This constant is basically termed as the coefficient of kinetic friction in a similar way जिस तरह आपके पास mu s जो है वो coefficient of static friction था। So आपके पास जो kinetic friction force है, it is again proportional to the normal reaction force, or in other words you can write Fk to be equal to mu k n, where mu k is termed as the coefficient of kinetic friction. उसी तरह जिस तरह आपने static friction के केस में जो है वो किया था, if you need to find out the angle of kinetic friction phi k, that angle can simply be determined by taking the tan inverse for this particular triangle. So phi k is basically tan inverse Fk over n, and Fk is mu k n, so n से cancel हो जाएगा, and you can simply find the angle of kinetic friction by taking the tan inverse of the coefficient of kinetic friction in a similar fashion जिस तरह आप angle of static friction find करते थे by taking the tan inverse of mu s। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑल्दो मोशन वाले प्रॉब्लम्स आपके स्टैटिक्स में हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके जो है वो डायनामिक्स में कवर हो रहे होंगे, लेकिन डायनामिक्स में भी जब कभी एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो तो इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय सिंपली टेकिंग द tan इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप कि ये मोशन वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। जी क्लियर है? चलें, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सारी चीज को हम समराइज करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के साथ कि द इफेक्ट्स regarding friction can now be summarized by referring to the graph shown below. This graph shows the variation of frictional force F versus the applied load P, यानी आपकी y एक्सिस पे F है, ये फ्रिक्शन फोर्स का है, और x एक्सिस पे आपका जो है वो अप्लाइड लोड है जिसको हमने P से यहाँ रेफर किया है। The friction force can here be categorized into 3 phases. पहला फेज क्या है कि आप अप्लाइड लोड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं एंड द बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड इट मोशन येट, तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगी वो बेसिकली आपकी ये फ्रिक्शन फोर्स होगी विच इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड in order to maintain equilibrium this static friction force should be equal to the applied load P, यानी आपके पास जो जो लोड बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चूंकि ब्लॉक अभी मोशन में नहीं आया तो आपके पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगी और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितनी आपकी अप्लाइड लोड का मैग्नीट्यूड होगा। सो दिस फर्स्ट फेज जो कि मैंने रेड से शो की है ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फेज है। देन देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट इन विच the motion is about to impend. In that particular case, the value of static friction force would reach its maximum value
and that maximum value is basically termed as the limiting static friction force, and that value is basically equal to mu s n. So आपके पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपके पास ये ब्लॉक जो है ये इसके ऊपर आप इम्पेंडिंग मोशन वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. इन दैट कंडीशन the magnitude of this static friction force would reach its maximum value, and that maximum value is going to be equal to mu s n. From this point onward, any further increase in the value of P would result in the motion of that block, और आपके पास जो है वो kinetic friction force का जो है वो phase आ जाता है. Generally, this kinetic friction force is constant, which is equal to mu k n. आपके पास ये kinetic friction force जो है वो mu k n के बराबर होती है, where mu k is basically the coefficient of kinetic friction. However, once you increase this load P further and further, आप इसको बढ़ाते चले जाएं, there is going to be a point जिस पे जाके आपकी जो kinetic friction force है वो थोड़ी सी in the end decrease हो जाएगी. So for very large values of P, when the block is moving at very high speeds, high velocities, aerodynamic effects will cause Fk and likewise mu k to begin to decrease. तो थोड़ी बहुत इसमें decrease आती है, but that is on a very high speed. जब आप P की value बहुत ज़्यादा increase कर दें तब आती है. Otherwise generally जब हम kinetic friction की बात करते हैं तो we are talking about this particular phase when the frictional force, kinetic frictional force remains constant, and that is equal to mu k n. तो ये आपकी पूरी के पूरी friction की कहानी है कि जब आप अप्लाई करते हैं आप अप्लाई करते हैं अप्लाइड लोड P ऑन अ ब्लॉक या ऑन अ रिजिड बॉडी, आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज करना शुरू करते हैं P के मैग्नीट्यूड को. सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फेज आता है जिसमें आप P तो इंक्रीज कर रहे होते हैं लेकिन ब्लॉक स्टेशनरी होता है. फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाती है, आपकी वो कंडीशन इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन है. उससे फर्दर जब आप इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास ब्लॉक जो है वो मोशन करने लगता है और आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है. सो आई होप के फ्रिक्शन की ये सारी कहानी हर एक को समझ आ गई होगी. जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्कशन सो फार? No, sir. No, sir. So we are going to stop at this point. अभी हमने सिर्फ इसकी थ्योरी की बात की थी. ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी सी, और ब्रेक के बाद we are going to start our major topic of this chapter, which is how to solve problems involving this dry friction. अभी थ्योरी तो हमने पढ़ ली है कि क्या होती है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है. अब जरा हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें कि कितने तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस फ्रिक्शन से रिलेटेड जो है वो दिए जा सकते हैं और किस तरह आपने किस प्रॉब्लम को टैकल करना है. तो मेरी घड़ी के हिसाब से अगर मैं देखूं 9:31 हुआ है. ऐसा करते हैं कि कितने मिनट की ब्रेक कर लें? सर 45. ठीक है, यानी 45 मिनट की ब्रेक ना कर लें, 15 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं और 9:45 पे वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर क्लास. ठीक है, Yes, sir. चलें, लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग और 9:45 पे क्लास रीस्टार्ट करेंगे.